बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्ड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो इस चैप्टर की काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। अब इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 8.9 पढ़ेंगे और वो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन की, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और उसके अंदर हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि कंडीशंस ये थी कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट शुड बी स्मॉल एंड सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। मतलब सॉल्यूट ना तो डिसोसिएशन का अमल करे और ना ही एसोसिएशन का, क्योंकि अगर सॉल्यूट डिसोसिएशन या एसोसिएशन का फिनोमेना शो करेगा तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल नहीं रहेंगी, वो फिर एबनॉर्मल बन जाएंगी। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो रिवाइज कर लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने 4 पढ़ी हैं, तो उनके 1 बाय 1 फार्मूलाज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके फार्मूले में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से फिर हमने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चूँकि वो डिवाइड में आता था तो हमने इन दो टर्म्स को फ्लिप कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेल पी जो है, बाकी सारी टर्म्स अगर कांस्टेंट हो तो डेल पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम पीछे डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला लेक्चर है उसके अंदर ये वाला फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। तो इस फार्मूले में भी अगर आप देखें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इसी तरह थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू 1000 W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। तो इस फार्मूला में भी देखें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर इसी तरह हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है और उसका जो फाइनल रिलेशन था ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर है W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू RT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर में से। तो इन 4 रिलेशंस से हमें पता चल रहा है कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉल्यूट है उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेम बात की गई है यहाँ पर। अब देखें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मोलर मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी जितना ज़्यादा मोलर मास होगा सॉल्यूट का उतने कम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। तो हम देखो ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर हम पुट कर दें मोलर मास की जगह, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब चूँकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स कांस्टेंट रहने चाहिए सॉल्यूशन में। मींस सॉल्यूट ना एसोसिएशन करे और ना ही डिसोसिएशन, क्योंकि
जब एसोसिएशन होगा, दो सोल्यूट के पार्टिकल्स मिलकर एक पार्टिकल बना लेगा, तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है ना इफेक्ट होगी। तो उस केस में फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल नहीं रहेगी, जबकि वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई एक सोल्यूट का पार्टिकल्स जो है डिसोसिएट हो जाए इनटू टू सोल्यूट पार्टिकल्स, तो इस केस में भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल नहीं रहेगी। अभी हम पढ़ लेते हैं कि जब सोल्यूट के पार्टिकल्स का एसोसिएशन होगा तो क्या होगा। एसोसिएशन का मतलब होता है कि दो सोल्यूट के पार्टिकल्स, अलग अलग सोल्यूट के पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बना ले। तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, अब चूँकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो इस केस में आप देखो सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी एसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल नहीं रहेगी, जबकि एबनॉर्मल हो जाएगी। तो एसोसिएशन किस वजह से होते हैं, एसोसिएशन तब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। अब मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें खोल कर, तो ये कुछ इस तरह से होगा। और इसी तरह अगर दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ड्रा करें तो वो ऐसे होगा। अब इस केस में देखें, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन का एटम है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन का। तो इनके दरमियान क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो जो इंडिविजुअल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एसोसिएट होकर एक ही डायमर बना लेंगे। तो इस केस में अब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इफेक्ट होगी। अब नेक्स्ट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, यानी जब कोई एक सोल्यूट का पार्टिकल्स टूट कर दो बना ले, तो इस केस में भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नॉर्मल नहीं रहेगी, जबकि अब नॉर्मल हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल्स में इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट होकर यानी आयोनाइज होकर Na+ एंड Cl- बनाएगी। अब इस केस में देखो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, जबकि देखो मोलर मास डिक्रीज होगा। अब NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58, और ये जब डिसोसिएट हो जाता है Na+ में, तो Na+ का होता है 23 और इसका होता है 35। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि इन दोनों का इनका एवरेज जो मास है वो 30 आ जाता है। तो अब देखिए मोलर मास कम हो रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होगी। इसी तरह हम CaCl2 की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो Ca2+ बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से 3 बन रहे हैं। तो इस केस में जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो डिक्रीज हो रहा है। अब इनका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास will be 1/3 of actual molar mass. एक्चुअल मोलर मास। एसोसिएशन के केस में क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो डिपेंड करता है इन्हीं दो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के फिनोमेना के ऊपर, वो है फांट हूफ फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो हमने अभी पढ़ा है कि एसोसिएशन के केस में क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। एसोसिएशन के केस में सोल्यूट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिक्रीजेज। और डिसोसिएशन के केस में सोल्यूट हो जाते हैं इंक्रीज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, उनके केस में सॉल्यूट क्या होता है, रिमेन सेम, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी will remain constant, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल रिमेन नॉर्मल। जबकि इन दो केसेस में क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
becomes abnormal। तो फॉन्ट हुफ फैक्टर क्या है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। The number of times a colligative property of electrolyte is greater than that of non-electrolyte of same concentration is called Font-Hoof factor। यानी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन की वजह से जो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है, उसका हमने रेशो लेना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके साथ। तो आई बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखें आई बराबर होगा एबनॉर्मल लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय नॉर्मल लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर वाली। इसी तरह जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली, उसमें एलिवेशन ऑफ एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय एलिवेशन ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय abnormal freezing point divided by depression of normal freezing point and abnormal osmotic pressure divided by normal osmotic pressure। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और उनमें से अल्फ़ा जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। अल्फ़ा मोल of electrolyte dissociate, so undissociated electrolyte will be undissociated electrolyte बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो जो अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो रहा है उससे बन रहे हैं आइंस, यानी वो डिसोसिएट होकर आइंस में चेंज हो रहा है। तो अल्फ़ा मोल जो डिसोसिएट हो रहा है उससे n नंबर ऑफ आइंस बन रहे हैं। तो हम मान लेते हैं, देखो 1 में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हुआ और इस अल्फ़ा मोल से अब n इंटू अल्फ़ा नंबर ऑफ आइंस बने। ठीक है, अब इसमें से अगर अल्फ़ा को कॉमन ले लें, जो लास्ट वाली दो टर्म्स है, तो 1 माइनस 1 प्लस n। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 यहाँ पर माइनस प्लस कर देते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अंदर अगर हम n माइनस 1 कर लें, यानी यहाँ पर हमने माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले लिया है, प्लस अल्फ़ा को कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा है n माइनस 1। तो आई किसके बराबर होता है, आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हैं 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन हमने 1 मोल लिया था, तो बिफोर डिसोसिएशन 1 आएगा। 1 को इस साइड पे ले जाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। इस 1 को अगर इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा आई माइनस 1 विल बी इक्वल टू अल्फ़ा n माइनस 1। तो अल्फ़ा अगर हमने मालूम करना हो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, तो वो बराबर हो जाएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो इस रिलेशन से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड भी मालूम कर सकते हैं, वेयर आई इज़ द फॉन्ट-हूफ फैक्टर एंड n इज़ द पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिसोसिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि जो हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, यानी जो हम सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड इंक्रीज़ होते जाते हैं। यानी डाइल्यूशन से क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ होगी। डाइल्यूशन इंक्रीज़ देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल आल्सो इंक्रीज़। और अगर डाइल्यूशन इनफिनाइट हो गई तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, यानी डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल देखो NaCl का एक मॉलिक्यूल है तो यह टूटता है Na प्लस एंड Cl माइनस में, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। क्या है, सोल्यूट यहाँ पर डबल हो रहे हैं, सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुड डबल, बट दिस डज नॉट हैपन। क्योंकि सोल्यूट ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा सोल्यूट जो है डिसोसिएट हो जाए। कुछ सोल्यूट्स डिसोसिएट होता है और कुछ सोल्यूट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा रहता है। इस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल नहीं होती। जैसे अगर NaCl का हम सॉल्यूशन लें, तो अगर जो है कंसंट्रेशन 0.01 मोलल हो, तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी 0.94, आई की जो वैल्यू होगी, देन आई विल बी दिस वन। और अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोलल हो तो आई कितना हो जाएगा, 1.87। और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलल हो तो आई बराबर हो जाएगा 1.82। अब जैसे देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सॉल्यूट की, तो आई की वैल्यू भी कम होती जा रही है।